नमस्कार प्रिय भैया बहन, आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रानी कुमारी, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रिंगबांध, सीतामढ़ी। हम लोग आज कक्षा नवम के तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पर चर्चा कर चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जान चुके हैं और सेकेंड वीडियो में भी फ्रांसीसी क्रांति का ही पार्ट देखे थे। आज हम लोग जो सेकेंड वीडियो में देखे थे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे थे फ्रांसीसी क्रांति में जो फ्रांस का समाज था वह कितने वर्गों में बटा था। तो हम लोग देखे थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 स्टेट में फ्रांस का जो समाज था वह बटा हुआ था। और फ्रांस की जो स्थिति थी, फ्रांस की जनता की जो स्थिति थी, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज जो है सेकेंड टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी क्रांति का, उसमें कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस परिस्थिति में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी इसका मुख्य कारण क्या था। पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में आपने पढ़ा है कि लुई 16 जो थे, फ्रांस का जो सम्राट थे, वह टैक्स बढ़ाए थे। तो टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, आपने पहले पढ़ा है कि उन्होंने टैक्स जो बढ़ाया था उस टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 ने, ऐसे नहीं टैक्स बढ़ाया जाता है, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। यह प्राचीन राजतंत्र का एक जो अंश है। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो होता है वह अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती है। यह स्टेट जनरल क्या है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था है। स्टेट जनरल क्या है, एक राजनीतिक संस्था है। और यह जो राजनीतिक संस्था है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए इसमें जो लुई 16 से पहले जो शासक थे उन्होंने 1614 ईस्वी में इसकी राजनीतिक संस्था यानी स्टेट जनरल की अंतिम बैठक बुलाई थी। स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी, स्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। अब जो लुई 16 है, उन्होंने, उनकी जब राजकोष खाली हुआ तो उन्होंने भी टैक्स बढ़ाने का सोच उनके मन में आया और उन्होंने इस टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को किया। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा नए कर के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई, वर्साय के भवन में। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये स्टेट जनरल की बैठक जो होती है, जो उसमें सबसे बड़ा मुख्य उसका प्रावधान होता है कि इसमें तीनों स्टेट के लोग आते हैं। प्रथम स्टेट के भी लोग आते हैं, द्वितीय स्टेट के लोग आते हैं और तृतीय स्टेट के भी लोग आते हैं। इस बैठक में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते हैं और तीनों स्टेट के प्रतिनिधि के द्वारा इसमें टैक्स की बात होती है, टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है। जो प्रावधान होता है इसमें, जिसका वोट ज़्यादा होता है, जिस प्रतिनिधि का, और तीनों में पहले जो नियम था, आप ध्यान देंगे इस पर, पहले जो नियम था स्टेट जनरल की बैठक में, उसमें तीनों स्टेट से एक एक प्रतिनिधि आता था। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि विशेषाधिकार प्रथम स्टेट को था, द्वितीय स्टेट को था, तो एक एक प्रतिनिधि आएंगे, और तृतीय स्टेट से भी एक प्रतिनिधि आएंगे। तो 3 प्रतिनिधि आएंगे तो बहुमत स्वाभाविक है कि 2 स्टेट के लोगों को हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय मिलाकर। तृतीय स्टेट के लोगों को बहुमत होगा नहीं। तो टैक्स का जितना भी बोझ था, वह टैक्स का जो बोझ था वह तृतीय स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था, क्योंकि तृतीय स्टेट के लोगों को बहुमत कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो 5 मई 1789 को बैठक हुई स्टेट जनरल की, उसमें ऐसा नहीं हुआ। उसमें तीनों स्टेट से लोग आए और इस तीनों स्टेट से, प्रथम स्टेट से भी 300 लोग भेजे गए। कितने लोग भेजे गए, 300 लोग। द्वितीय स्टेट से भी 300 लोग भेजे गए और तृतीय स्टेट के लोग जो थे वो 600 आ गए। तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग 300 हो गए, तृतीय स्टेट के लोग 600 आ गए। तो तीनों बराबर की मात्रा में हो गए दोनों। यहाँ प्रथम और द्वितीय मिलाकर 300 और यहाँ तृतीय अकेले ही 600। वर्साय का जो यह भवन था, इस भवन में आलीशान बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तीनों स्टेट के लोगों को बैठक में लगाया गया। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। तृतीय स्टेट के लोगों को बैठाया नहीं गया, उसे खड़ा कर दिया गया। उसे क्या किया गया, उसे संपूर्ण जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया।
तृतीय स्टेट को के जो जितने भी 600 लोग थे उसमें ज़्यादा सब लोग समृद्ध वर्ग के लोग आए थे और वो अपनी बात उस क्या कर रहे थे, उस राजनीतिक जो संस्था था उसमें रखते थे। 40,000 यहाँ पत्र भी आया था तृतीय स्टेट के लोगों से। 40,000 लोगों ने अपनी पत्र के द्वारा अपनी मांग भी रखी थी। इस तरह से बहुत सारे शिकायतों की सूची भी बनाई गई थी जो लोग अपने साथ लेके आए थे। स्टेट जनरल के नियम के पालन करने के लिए जो वहाँ का नियम था, सबको एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा वोट कराया जाएगा। 300 लोग प्रथम से आए हैं उनके द्वारा, 300 लोग द्वितीय से आए हैं उनके द्वारा, और 600 लोग जो तृतीय स्टेट के द्वारा आए हैं उनके द्वारा भी वोट कराया जाएगा, मतदान कराया जाएगा। लेकिन यह जो प्रत्येक सदस्य को जो मत देने का जो अधिकार होगा, यह लुई 16 को मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था? क्योंकि अब की बार जो सदस्य थे वह बहुत ही बराबर के स्थिति में खड़े थे। तो लुई 16 इस तरह बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि सभा में प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे। यह लोकतंत्र पर आधारित मतदान था। इसको आपने पढ़ा है, रूसो ने, यहाँ आप देखे हैं कि एक दार्शनिक थे रूसो, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा पुस्तक लिखे थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक में उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत दिया था और इस लोकतांत्रिक सिद्धांत में उनका मत था, उनका सोच था। उन्होंने लिखा था कि सब लोगों को बराबर का अधिकार देना चाहिए और सब लोगों को लोकतंत्र में सब लोगों को बराबरी का भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए सब लोगों को मतदान देने की आवश्यकता, मतदान करने की आवश्यकता है। इस तरह से तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जितने थे वे क्या करते थे, वे इस तरह की मांग रख रहे थे, लेकिन राजा के द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया गया। तो तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे वह वर्साई के भवन से बाहर निकल आए और उन्होंने क्या किया, 20 जून को, कब? 20 जून को तृतीय स्टेट के लोगों ने वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली की घोषणा की। अब जो यह सब राजनीतिक संस्था पहले थी, कौन सी राजनीतिक संस्था थी? स्टेट जनरल। आप पहले पढ़े हैं कौन सी राजनीतिक संस्था थी? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल में टैक्स के बढ़ने के लिए की जो राजनीतिक संस्था थी स्टेट जनरल, इसमें टैक्स बढ़ने के लिए मतदान किया जाता था। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग मौजूद थे, तृतीय स्टेट के लोग भी बराबर की संख्या में मौजूद थे, लेकिन मतदान करने के लिए, बराबरी पर मतदान करने के लिए लुई 16 ने इसको नहीं माना और तृतीय स्टेट के लोगों ने वहां से बाहर निकलकर 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एक अलग संगठन बना लिया, एक अलग असेंबली बना लिया जिसका नाम था नेशनल असेंबली। अब यह जो नेशनल असेंबली था, यह नेशनल असेंबली खुद को अपना प्रतिनिधि 20 जून को यह जो बनाया, यह खुद को अपना एक संगठन बना लिया और उसने खुद एक ऐसा संविधान तैयार करने का निश्चय किया जिसमें सम्राट की शक्ति को कम कर देना था। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो नेशनल असेंबली जो बनाया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था वहाँ उसका प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का ही एक उसका नेतृत्व करने वाला एक नेता हुआ, इसका नाम था मिराबियो। यह मिराबियो जो था वह कुलीन परिवार में जन्म लिया था और दूसरा था आबे सीए। क्या नाम था दूसरा का? आबे सीए। यह मिराबियो और आबे सीए जो था यह प्रथम और द्वितीय स्टेट से ही था और यह विशेषाधिकार वाला जो सामंती व्यवस्था थी इसका विरोध कर रहा था। इसका जो सामंती व्यवस्था था उसका इसको यह पसंद नहीं था और इसके खत्म करने के लिए इसने नेशनल असेंबली नामक इन्होंने एक ऐसा बनाया, असेंबली बनाया जिसमें यह इस तरह से राजा का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करना था। इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला जो
काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। उसमें पत्रिका में तृतीय स्टेट क्या है इस तरह का उन्होंने एक पत्रिका निकाला तृतीय स्टेट के लोगों पर, और इस तरह से तृतीय स्टेट की जो लोग की स्थिति थी उस पर उन्होंने जमकर उसमें अपना विचार को छापा। इस तरह से तृतीय स्टेट के लोग जो थे उन्होंने नेशनल असेंबली में जब अपना नेशनल असेंबली बनाया, नेशनल असेंबली को जब मान्यता दे दिया तो नेशनल असेंबली अब संविधान बनाने की ऊपर सोचने लगी। नेशनल असेंबली संविधान तैयार करने के लिए नेशनल असेंबली अब दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई। इस तरह से जब नेशनल असेंबली एक संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी तो वैसे ही स्थिति में क्या हुआ था, स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। चारों तरफ जो था उस समय ठंड के कारण फसल खराब हो गया था। 20 जून को आपने देखा कि नेशनल असेंबली की घोषणा हुई और नेशनल असेंबली की घोषणा के बाद फसल जो था वह किसानों की खराब हो गई थी, महामारी फैल रही थी और इस फसल खराब होने के कारण, ठंड के कारण पाव रोटी की जो कीमत थी वह आसमान छू रही थी। आप पहले ही पढ़े हैं कि पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, और आप पहले पढ़ चुके हैं कि पाव रोटी फ्रांस के लोगों का महत्वपूर्ण भोजन था। पाव रोटी क्या था? फ्रांस के लोगों का महत्वपूर्ण भोजन था। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, और इस पाव रोटी की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए फ्रांस के लोगों के मन में जितना असंतोष हुआ, उसी में उन्होंने 14 जुलाई को क्या किया? बास्तिल पर धावा बोल दिया। यह आप सबसे पहले पढ़े हैं, 14 जुलाई को बास्तिल के किला पर धावा बोल दिया और क्रांति हो गई। इधर आपने पढ़ा है कि अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया, मतलब तीसरे स्टेट के लोग सरकार से अलग हो गई और उसने नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली को मान्यता भी दे दिया गया। 4 अगस्त 1789 को 4 अगस्त 1789 को राजतंत्र वाली जो सरकार थी, राजतंत्र में क्या था? कर, कर्तव्य और बंधन वाली जो सामंती व्यवस्था था उसके उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया गया, अर्थात राजतांत्रिक व्यवस्था को हटा दिया गया और पादरी वर्ग का जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर ली गई। इतना काम किया गया। नेशनल असेंबली के द्वारा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, धार्मिक कर समाप्त किया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर ली गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चर्च की जितनी भी संपत्ति थी जब उसको जब्त कर लिया गया चर्च की संपत्ति को, तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। कितने अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई सरकार के हाथ में? 20 अरब लिब्रे की। आपने पढ़ा है कि सरकार को कितने कर्ज था और सरकार किस तरह से 10 अरब लिब्रे के कर्ज में दबी हुई थी, और यहाँ मात्र एक प्रथम स्टेट के जो पादरी थे, जो चर्च था, उसकी संपत्ति सरकार के हाथ में आने से 20 अरब रुपये आ गया। इस 20 अरब रुपए से क्या होगा? 10 अरब का कर्ज भी सध सकता है और 10 अरब राजकोष में भी आ सकता है। आसानी से फ्रांस का जो स्थिति है वह सुधर सकता है, लेकिन विशेषाधिकार के कारण ऐसा नहीं हो रहा था, और ऐसा नहीं होने के कारण क्या हो रहा था? स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी और इसके चलते फ्रांस में, गंभीर स्थिति के चलते फ्रांस में क्रांति हो गई थी। लेकिन जब यह 20 अरब लिब्रे सरकार के हाथ में आ गई तो स्थिति ऐसा हुआ कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब राजा का स्थिति नहीं रहा फ्रांस में, अब संवैधानिक राजतंत्र, मतलब कहने का मतलब है कि नेशनल असेंबली को मान्यता दिया गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना और नेशनल असेंबली को मान्यता दिया गया, अर्थात नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कब? 1791 में, सॉरी यहाँ पर 1719 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। 1791 में, कब? 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया गया। सम्राट की शक्ति को सीमित करके सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया गया। शक्ति किसके हाथ में दिया गया? अब जो यहाँ शक्ति का था उसका सम्राट की शक्ति को सीमित कर शक्ति को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया। किन किन संस्थाओं में?
कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में विभाजित किया गया। और इस तरह से अब जो स्थिति ऐसी हो गई कि सरकार को पूर्ण रूपेण शक्ति सीमित करना पड़ा और सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। किसके बीच? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह से 1791 के संविधान के बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से जो था वह चुना जाता था और नागरिक उसका चुनाव करते थे, असेंबली के सदस्य को चुनते थे। नागरिक को मतदान सभी नागरिक को इसमें मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें भी दो तरह की बात किया गया था, एक था सक्रिय नागरिक और दूसरा था निष्क्रिय नागरिक। एक था सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार था और निष्क्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसको अब सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक में कौन कौन लोग आते थे इसको हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे और क्रांति फिर किस परिस्थिति में आगे बढ़ती है, इसका ये नेशनल असेंबली जो है वह अपने कार्य को पूरा करती है या नहीं करती है, नेशनल असेंबली किस तरह से अपने संविधान का प्रारूप तैयार करती है, नेशनल असेंबली क्या सक्सेस होती है या नहीं होती है, फ्रांस की क्रांति पुनः जो हुई उसमें नेशनल असेंबली का क्या योगदान रहा है, इन सब पर फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, हमने गृह कार्य डाल दिया है, आप गृह कार्य को देखेंगे, गृह कार्य को जरूर पूरा करेंगे। आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को बना लेंगे और साथ ही इसके अलावा आप अलग से भी जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है वहाँ तक में आप क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से कम 5 से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 तरह का प्रश्न आप बनाएंगे और विद्यालय खुलने के बाद उसका अवलोकन करवाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।